Good evening. किया था फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस हो गए सारे जितना बोला था डाउट आया कोई नहीं सारे हो गए उसमें एक क्वेश्चन देखो गलत है क्योंकि वो उसका जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे उसको माइनस करके जो आंसर आ रहा है
तो वो 152 है। नहीं यहाँ से क्वेश्चन एकदम से है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं आपको बता √3 + 1/5 जो है अब √3 + 1/5 माइनस √3 - 1/5 उसका आंसर कितना है? 152 पूरा आंसर मिला के। हाँ और 2/2 हो गया ना। तो अगर √3 + 1/5 माइनस √3 - 1/5 का आंसर आप लोग बोल लो कि 152 है, वो आधे टर्म कट हो गए होंगे जो बच्चों उसको सोल्व कर लिया। तो फिर √3 + 1/5 इक्वल टू 152 + √3 - 1/5 होगा। √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1 उसमें तो 1 माइनस करोगे तो 0.73 उसका पावर 5 और 0 से लेकर 1 की रेंज कैसी होती है मैथ में कि पावर इंक्रीज करते तो वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका आंसर कंफर्म है 0 से 1 के बीच में रहेगा ना। अगर ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, अगर उसमें मैं 152 ऐड कर दूं तो किसके बीच में आएगा? तो वही तो पूछ है, बात हो गया आप लोग का, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो सिंपल ही है, मिडिल टर्म फाइंड कैसे करना है वो हम आप लोगों को पता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁻²n। मुझे पहले बताओ 1 + x⁻²n का पावर जो दिया हुआ है 2n वो कैसा पावर है? इवन। तो उसमें अगर आप +1 करोगे तो नंबर ऑफ टर्म कितना होंगे? और अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म कितने होंगे? एक ही होगा, कौन सा? तो 2n/2 + 1 टर्म है ना, तो कौन सा टर्म हो जाएगा? n+1 टर्म हो जाएगा। करेक्ट, कौन सा टर्म हो जाएगा? n+1 टर्म हो जाएगा। अब अगर हमें n+1 टर्म फाइंड करना हो तो r को क्या रखना है? r को क्या रखोगे? n। तो t of n+1 इक्वल टू n/t of r into 1/2n minus n into x⁻n। इनेगा चौथा फॉर्मूला x of r into x⁻n minus r into y⁻r। x कौन है? 1, y कौन है? x। 1 का तो कोई भी पावर, तो क्या हुआ? 2n tn into x⁻n। ये ठीक है। ये क्या मिला? 1 + x⁻2n का मिडल टर्म। अब किसका मिडल टर्म? 1 + x का पावर 2n - 1 कैसा नंबर है? और टर्म कितना होंगे? इवन होंगे तो 2 मिडल टर्म होंगे। कौन कौन से लिखवाया था? कौन कौन से? तो n का काम 2n - 1 करेगा ना, n+1/2 and n+3/2 ये दोनों मिडल टर्म होंगे। तो यहाँ तो 1 ही कट हो गया, 2n/2 n टर्म, और यहाँ पर 2n + 2/2 तो कितने टर्म्स मिडल टर्म है इसमें? 2। हमें वो दोनों पता करना है। अगर आपको एक्सपांशन का nth टर्म पता करना है तो आप जनरल टर्म में r की जगह पर क्या रखेंगे? n-1। तो t of n-1 + 1 इक्वल टू nt of r। x का पावर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो नहीं है इनटू x का पावर r कौन है? n-1। फिर n+1 टर्म ढूंढना हो तो r को क्या रखोगे? n। तो क्या होगा? 2n - 1 tn into x का पावर n। ये इसके 2 मिडल टर्म हो गए, ये इसका मिडल टर्म हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? मिडल टर्म आपको बोला ये क्या है कि प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁻2n 1 + x⁻2n का मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कौन? 2n। इसी को कोएफिशिएंट बोलोगे ना। और यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन? ये। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि इनके दोनों मिडल टर्म का कोएफिशिएंट का जो एडिशन होगा ना वो इसके इक्वल आना चाहिए। प्रूव करना है, इसका एडिशन करना है।
2n minus 1 CO n minus 1 plus 2n minus 1 CN। कॉम्बिनेशन में अगर आपको एडिशन आता है तो कौन सी दो प्रॉपर्टी आपके पास? दो ही प्रॉपर्टी, कौन कौन सी? NCO par plus CO par plus CO par CR। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है और नीचे जो दोनों में से बड़ा होता है वो आ जाता है। और एक प्रॉपर्टी NC0 से NC0 से लेके NCO n तक जाते तो आंसर इसमें भी एडिशन ही है और इसमें दो ही टर्म है, तो ये वाली फॉर्म में ये वाला लग सकते हैं प्रॉपर्टी के सबसे ऊपर सेम होना चाहिए। क्या सेम है? क्या नीचे कंसेक्यूटिव है? यस। तो फिर प्रॉपर्टी के सबसे ऊपर एक इंक्रीज होता है, एक इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? 2n। और दोनों में से बड़ा कौन है? तो इसका एडिशन किसके बराबर है? ठीक है, तो पहले मिडल टर्म ढूंढना था इसमें। आप लोग कहाँ तक करने को बोला तो 23 तक में मैंने देखा वो हो जाए वैसे ही। अगर आपको जनरल टर्म प्रॉपर्ली लगाना आ गया, सीख लिया आप लोगों ने कि T of r plus 1 equal to ये जो लगा रहा अपने NC of r into x n minus r into y raised to r, तो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 24 में? क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। Prove that the coefficient of x raised to n किसके एक्सपांशन में? 1 plus एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x raised to n का। और फिर 1 plus x का पावर 2n minus 1 भी किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x raised to n का। ठीक है, ओके। ये 24 है, एक्सपांशन इसी दोनों की बात हो रही है। तो मुझे बताओ 1 plus x raised to 2n का जनरल टर्म क्या लिखोगे? 2n T of r plus 1 is equal to n T of r into 1 का पावर 2n minus r into n का पावर r 1 का तो कुछ भी पावर तो 2n CR into किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x raised to n का। क्वेश्चन में किसका कोएफिशिएंट पूछा है? x raised to n का। तो r की जगह पर क्या रखोगे? n। r की जगह पर अगर n रखोगे तो आप लोगों का 2n CN into x raised to n। अगर x raised to 10 का कोएफिशिएंट चाहिए तो आपको क्या रखता है? 10। x raised to 15 का चाहिए होता है 10। x raised to 10 का चाहिए तो r की जगह पर n। x raised to 10 का कोएफिशिएंट कितना है? 2n। अब आपको चाहिए 1 plus x raised to 2n minus 1 के एक्सपांशन में x raised to n का कोएफिशिएंट। तो पहले जनरल टर्म लिख ले। तो जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म 2n minus 1 E of r 1 का पावर 2n minus 1 minus r into n का पावर r। 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होगा, तो 2n minus 1 CR into x raised to r। हमें किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? x raised to r की जगह पर n। तो क्या हो गया? 2n minus 1 CN into x raised to n का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर x raised to n का कोएफिशिएंट ये है। अब क्या बोला है? बोला ये है कि 1 plus x raised to 2n में जो x raised to n का कोएफिशिएंट आएगा ना वो इसके कोएफिशिएंट डबल होगा। आपको ये प्रूव करने की ये जो है ना वो इसका डबल है। तो ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 2n CN 2n की फॉर्मूला
n factorial into n factorial into 2n minus n कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर अब ये जो 2n फैक्टोरियल उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n into 2n minus 1 फैक्टोरियल एक रिड्यूस कर सकते हैं नीचे जो n फैक्टोरियल है उसको मैं एक रिड्यूस कर सकता हूँ इसको कुछ नहीं कर इसका ऐसा करने का पर्पज ये था मेरा एक तो पहले n और n कट हो जाए और यहाँ पर 2n minus 1 चाहिए तो 2n minus 1 भी आ गया ये पूरा का पूरा चेक करो ये 3 जो बचे ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपके 2n minus 1 cn की फॉर्मूला ऊपर 2n minus 1 फैक्टोरियल नीचे r कौन है n फैक्टोरियल फिर इस चीज को माइनस करोगे n minus 1 ये पूरा क्या बन चुका है 2n minus 1 वही तो प्रूव करना चाहिए इसका डबल है ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 अब जिनको पूछूंगा पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो पढ़ लिया पढ़ लिया ना फिर हम बताओ कैसे करेंगे ठीक है मैं जो पूछ रहा हूँ इसका आंसर देना पड़ेगा आपको 1 plus x raised to 2n का 26 क्वेश्चन में 1 plus x raised to 2n के एक्सपांशन में अगर आपको 2r टर्म फाइंड करना है 3r टर्म फाइंड करना है ना ऐसा कुछ है इन द क्वेश्चन ऑफ द 3r and r plus 2 टर्म तो मुझे बता सकते 3r टर्म फाइंड करना है तो मुझे जनरल टर्म में r को क्या रखना चाहिए कौन सा टर्म फाइंड करना है 3r minus 1 भाई 10 टर्म फाइंड करो तो r को क्या रखते हो 9 15 टर्म के लिए r को क्या रखते हो तो 3r टर्म के लिए r को क्या रखते हो तो 3r minus 1 plus 1 आपको 3r टर्म मिलेगा जनरल टर्म क्या है अब बोलो अब आ गई 2nc 3r या 3r minus 1 NC of r होता है ना r आपका ये है फिर चलो 1 की कोई भी पावर 1 ही होगा सही ये बराबर है ये कौन सा टर्म है 3r अब बताइए उसके बाद वाले जो आपको बोल रहा हूँ 3r plus 2 टर्म फाइंड करना है तो r को क्या रखोगे r plus 1 तो t of r plus 1 plus 1 equal to बस हो गया 2nc of r plus 1 2nc of r plus 1 x raised to r x raised to r plus 1 बराबर 1 लिख नहीं रहे क्योंकि 1 का पावर 1 ही होता है ये भी ठीक है ओके दोनों टर्म आ गया पूछा क्या आगे देखते हैं जनरल टर्म तो हर एक में लगा नहीं होता है फिर जो पूछ रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन ऑफ द 3r टर्म एंड r plus 2 टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल देन प्रूव दैट n इक्वल टू 2r इनके क्वेश्चन को इक्वल दिए हुए तो 2nc of 3r minus 1 किसकी इक्वल गिवन ये गिवन है ये तो इक्वल टू में कौन सी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी है कौन सी NC of r equal to NC of n minus और वो प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्ट करते हो और जो आप राइट हैंड साइड में सिलेक्ट करते हो उनका एडिशन मिलके किसके इक्वल हो जाना चाहिए इनके टोटल के बराबर यही था ना प्रॉपर्टी NC of r equal to NC of ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया
ये ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया इनका टोटल करेंगे तो किसकी को लाना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना सिलेक्ट किया, यहाँ पर कितना सिलेक्ट किया, इसका टोटल ये -1 + 1 CR + R इक्वल टू n इक्वल टू आप लोगों को हो जाए। एक क्वेश्चन 9 वाले में हम लोग को मतलब सॉल्यूशन में n जब हम लोग सॉल्व करे थे ना तो उसमें ऐसा था कि n into x की पावर समथिंग और सामने आ रहा था 14 into उसमें नहीं मतलब a की पावर समथिंग n into a की पावर समथिंग और वहाँ पे इक्वल टू के बाजू वाली साइड में 14 into a की पावर समथिंग, तो हम सीधा n = 14 से इवेल्युएट कर सकते थे उसमें अगर a का पावर सेम है दोनों साइड तो मतलब अब जैसे a का पावर भी इवेल्युएट करें तो क्या आंसर 14 ही आ रहा है, बट अगर n into a का पावर समथिंग और सामने भी 14 into a का पावर समथिंग तो n = सीधा 14 नहीं कर सकते थे, दोनों में होना चाहिए। जैसे सामने अगर आप एक को भी इक्वेट करो और a के पावर को भी इक्वेट करो, दोनों में अगर एक वैल्यू सेम आ रही है तो सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है 27 का जो फर्स्ट टर्म है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू 5 द एक्सपांशन में पूरा सीरीज दिख रहा है सब लोगों को। मुझे उस सीरीज में फर्स्ट टर्म जो है ना वैसे उसका जनरल टर्म क्या होगा वो बताइए, क्या नहीं होगा नहीं आप बताइए 27 में जो आपका फर्स्ट टर्म है 1 + x का पावर 21 उसका जनरल टर्म क्या होगा, जैसे लिखते जनरल टर्म कोई मिस्टेक है, गलत तो गलत क्या जनरल टर्म होता है कि अपने x + y² का, ये तो याद होगा क्या इसका जनरल टर्म d of r + 1 equal to NC of r x का पावर n x का पावर n माइनस r और y का पावर r। तो फिर अब वही चीज अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, जनरल टर्म क्या लिखें, n कौन है, तो t of r + 1 equal to n21 है तो 21 CR, r पता नहीं है, ठीक है, r कैसे पता चलेगा जब टर्म नंबर पता होगा तो। ओके, x का काम कौन करेगा 1 टू पावर, x का काम कौन करेगा 1, उसके पावर में कौन है n माइनस r, n कौन है 21 तो 21 माइनस r, और फिर y कौन है x तो x का पावर r, 1 का तो समथिंग 1 ही होगा, तो क्या बचा 21 CR into x raised to r। आपको क्वेश्चन में किसका कोएफिशिएंट पूछा है x raised to 5 का, तो आपको क्या होना पड़ेगा 5, इसका होने की x raised to 5 का कोएफिशिएंट कितना हो गया 5 into x raised to 5, ये ठीक है। ये अभी तक फर्स्ट ही टर्म हुआ, ये अभी तक फर्स्ट ही टर्म हुआ, उसके बाद वाले जो भी सीरीज है 1 + x टू 22 उसका फिर जनरल टर्म क्या होगा x टू 5 का कोएफिशिएंट 25 कैसे हो जाएगा 1 + x टू 22 दिया है ना, 1 + x टू 21 में x टू 5 का कोएफिशिएंट क्या है 21C5, यहाँ पर 22 होगा तो क्या आएगा 23 होगा तो क्या आएगा 25, और वो सीरीज कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू 5 in the given expansion in the given series is equal to 21C5
प्लस 22C5 प्लस 23C5 प्लस 24C5 प्लस 25C5 प्लस 26C5 प्लस 27C5 प्लस 28C5 और 29C5 प्लस ये सबको समझ आया? ठीक है ना? इस सीरीज सोल्व करना है। तो पीएमसी कैसे करेंगे? ये क्लियर है? पहले ये बताइए, क्लियर है सबका? ओके, अब इसको सोल्व करना है। अब आपको पता है कि दो ही प्रॉपर्टी होती है, अभी लिखी थी मैंने, मिटा दी। प्रॉपर्टी का रूल क्या है आपका? वही है डेंसिटी ऑफ आर प्लस डेंसिटी ऑफ आर माइनस 1 इक्वल टू राइट। और दूसरा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू द NCN इक्वल टू 2/n। ये तो लगना नहीं है क्योंकि इसमें NC0 से चालू होकर NCN तक जाना पड़ता है, ये तो भूल ही जाओ। अगर लगा सकता हूँ तो ये लगा सकता हूँ, अगर लगा तो भी क्या भी लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता? ऊपर सेम होना चाहिए अगर दो टर्म में लगाना है, और नीचे ए उल्टा नीचे सेम दिया है ऊपर कंटिन्यूटी दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था? ऊपर नीचे। तो क्या करें? 22C6 फैक्टोरियल सब में तो कॉमन ले लेते हैं। कुछ नहीं होगा। 26C5 को हम क्या लिख सकते हैं? कैसे? नीचे होता है आपको अगर सिंपल सा इस तरह पता ही आपको कंडीशन क्या है। अगर आपको ये लगाना है तो ऊपर सेम चाहिए और नीचे कंसेक्यूटिव चाहिए, डिफरेंस नहीं चाहिए, कंसेक्यूटिव चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी चलेगा, कंसेक्यूटिव ही चाहिए। तो 21C5 के साथ अगर आपको लगाना है अगर ये प्रॉपर्टी, तो कौन सा टर्म मिसिंग है? 21C4 6 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 21C5 प्लस 21C6 करोगे तो आंसर क्या देगा? मतलब दोनों देख लेते हैं। अगर ये कंफ्यूजन होता है अपने को कि कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए कंसेक्यूटिव, राइट। अगर हमने 21C4 लिया तो 21 यहाँ लिख रहा हूँ, 21C4 लिया तो 21C4 प्लस 21C5 का आंसर कितना होगा? 22C5 क्योंकि हम इसलिए ले रहे हैं कि वो सीरीज कंटिन्यू चले। वो 22C5 क्या 22C5 के साथ बना पाएगा प्रॉपर्टी? नहीं बना पाएगा, इसलिए 21C4 नहीं रखे। तो क्या रखे? 21C6। अगर यहाँ पर 21C6 रखा तो आंसर क्या होगा? 22C6। क्या 22C6 इसके साथ प्रॉपर्टी काम करेगा? करेगा ना। तो इसका है कि यहाँ पर मुझे क्या ऐड कर लेना पड़ेगा? प्लस 21C6 माइनस 21C6। भाई प्लस करोगे तो माइनस भी तो करोगे। अब इन दोनों का आंसर कितना? 22। वो इसके साथ जाएगा, वो इसके साथ जाएगा। 24C6 वो इसके साथ जाएगा, 25C6 इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। 29C6 और 36Y के साथ जब 36 ऐड हुआ होगा तो क्या बचा होगा? 31C6 और वो अलग से एक माइनस जो किया था जो आपको प्रूव करना था। प्रूव तो क्या करना था? वैल्यू फाइंड करके
समझ आया? तो भाई आपको पता ही क्या मिसिंग है, तो उसको ही प्लस माइनस कर दो, बस वो देख लेना कौन सा आजू बाजू में कौन सा लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 और इसका जनरल टर्म, मोक्षित इसका जनरल टर्म आप पहले बताओ, 29 आप लोग बताओ, 28 का जनरल टर्म। क्या पूछा है वो बाद में देखते हैं ना, आपका मुझे क्योंकि हर क्वेश्चन का जनरल टर्म तो चाहिए ही चाहिए। इसका जनरल टर्म ER plus 1 and 55C 55T of 55T of R X 1/5 X raised to 1/5 55 minus 55 minus R, फिर Y की पावर Y कौन है? 1/10 Y raised to 1/10 का पावर क्या जनरल टर्म क्या बताओ? इसका वैसे नॉर्मल जनरल टर्म क्या होता है? X plus Y raised to n का जनरल टर्म क्या होता है? 55 plus R नहीं मैं इसके कितना पूछ रहा हूँ उससे कि X plus Y raised to n का जनरल टर्म क्या लिखते हैं अपने? MC of R C of R plus 1 equal to NC of R, पावर में NC of R की पावर n plus x की पावर n minus 1 n minus R। तो जनरल टर्म में कैसे कंफ्यूजन चल रहा है? x का पावर और y का पावर n plus 1 जनरल टर्म कैसे नहीं पता उससे? y का पावर r। जनरल टर्म तो आप इतनी बार यूज कर लो तो दिन में भी पता होना चाहिए जनरल टर्म क्या होता है। x plus y raised to n का जनरल टर्म NC of R into x raised to n minus R into y चीज अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो n कौन है? 55 T of R x का पावर n minus R y का पावर r। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार जनरल टर्म लिख लेने का, फिर देखने का क्वेश्चन क्या, क्योंकि इधर चर्चा यही होगा आपको। और सर पूछा क्या क्वेश्चन में? अब पूछा ये है, अरे इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म? ठीक है, तो आपको पूछेगा हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल। अच्छा रेडिकल साइन समझते हो? पावर रेडिकल साइन का मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शनल पावर, ऐसा नहीं कोई भी पावर नहीं, कैसा पावर? फ्रैक्शनल पावर, x का पावर 1/5 2/7 ऐसे जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे? 56। कितने टर्म्स होंगे? आपको 56 टर्म्स में से ऐसे कितने टर्म्स होंगे बताना है कि जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब क्या हुआ कि x और y के पावर में फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। x और y के पावर में फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। तो फिर 55 CR x का पावर क्या है यहाँ पर? 55 माइनस R डिवाइड बाई 5 और y का पावर क्या है? R/10। y का पावर क्या है? पहले y से चालू करते हैं। y का पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए तो r को क्या होना पड़ेगा? 10 का मल्टीपल। R/10 है तो r को क्या होना पड़ेगा? 10 का मल्टीपल। तो r की जगह पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ 0 हो सकता है, मिनिमम पावर 0 तो होता ही है। 0 हो सकता है, मैक्सिमम 50 तक ही जा सकते हो। हाईएस्ट पावर ही कितना है? 60 पे तो पहुंचोगे। ये यहाँ पर r को ये होना पड़ेगा अगर y के पावर को फ्रैक्शनल नहीं होना है तो। अब यहाँ पर x की बात करते हैं, x के पावर को भी तो फ्रैक्शनल नहीं होना है तो यहाँ पर r को क्या होना पड़ेगा? इसका मल्टीपल 5, क्योंकि 55 माइनस 5 का मल्टीपल करूंगा तो 5 का मल्टीपल आ जाएगा। तो r की जगह पर क्या क्या चलेगा? 0 रखोगे तो 55 बाई 5 11 हो जाएगा ना, 5 चलेगा, 10 15 20 कहाँ तक चलेगा?
55 तक चलेगा, सही है। पर जो आप r की वैल्यू रखोगे वो दोनों में सेम होगा, वही रखोगे ना। जैसे r को 5 रखा आपने तो r5 यहाँ तो काम करेगा पर यहाँ काम नहीं करेगा, तो आपको r की कौन सी वैल्यू चाहिए? जो दोनों का जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो अगर दोनों का अगर ये a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, तो मुझे क्या चाहिए होगा? r इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो इसमें इंटरसेक्शन में कौन सा आ जाएगा? तो 0, 10, 20, 30, 40 और कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स है? 50। तो कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगे? कौन से टर्म्स होंगे? अगर वो कुछ होता तो लिख दे। हाँ, लिख देते कौन से पर लिख देंगे? 0 है तो टर्म नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट ना, 0 नहीं, टर्म नंबर 11, 25, 45, 61। ये 6 ऐसे टर्म होंगे जिसमें एक्स और वाई का पावर में फ्रैक्शनल नहीं होगा, बाकी सब में होगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, यूज किसको करना है? कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। तो इजी है ना। अभी तक तो जो चैप्टर पढ़ो से सबसे इजी यही चल रहा है अभी तक, तो एटलीस्ट एक ही लेक्चर पे सब हो रहा है। अभी आगे आएगी प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे आगे क्या हो रहा है, बट अभी तक तो इजी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। बस क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें? क्वेश्चन समझ आया ना? ओके, बताओ क्या दिया है? इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 3। क्यूबिक रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर और रूट 2 मतलब 2 का पावर उसका पावर। तो बोलेंगे इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में टोटल 6 टर्म्स होंगे। बोले फाइंड द टर्म व्हिच डज नॉट कंटेन द इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो चलेगा। ओके, इसका जनरल टर्म टू रेज़ टू 1/2 r 2 raised to 1/2 का पावर r। तो ऐसा हो गया 5c of r, 3 का पावर 5r/3 और 2 का पावर। तो क्या बोले? इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। इरेशनल मतलब रूट, स्क्वायर रूट, अजीब से पावरफुल हो, रेडी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होना चाहिए। इनडायरेक्टली क्या हो गया? फ्री फ्रॉम रेडिकल। इरेशनल कब आएगा? जब रूट 2, क्यूबिक रूट ऑफ 5, क्यूबिक रूट ऑफ 7 ऐसे जो टर्म आते हैं। तो फिर वापस वही बात जो बाजू में की, यहाँ पर r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? इसका टर्म नंबर है। अब यहाँ पर r किसको बिलोंग करेगा? 0 रखोगे तो 5/3 आएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। 1 रखोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। 2 रखोगे तो चलेगा? यस। 3 रखोगे तो 5 - 3 2/3 नहीं चलेगा। 4 रखोगे 5 रखोगे तो चलेगा। 5 रखोगे तो 5 - 5 0 बराबर है ना? पर हमें तो दोनों का एक ही वैल्यू है, कौन सी? 2। और r अगर 2 है तो टर्म नंबर 3। पूरे एक्सपेंशन में 6 टर्म है, उसमें सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं देता होगा। कौन सा? थर्ड टर्म। कैसे पता चला? दोनों में कॉमन वैल्यू कौन है? 2। तो थर्ड टर्म ढूंढना है तो आप r की जगह पर 2 रखोगे ना, तो 5c2 into 3 का पावर 5 - 2 3 3/3 1 और 2 का पावर भी 1। 5c2 is 10, 3 into 2 तो आंसर इज 8। तो थर्ड टर्म होगा जो
रेशनल होगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। करेक्ट? आया समझ में? एक बार इसका 33rd करो नोटबुक में। 33rd यार चालू नहीं होने तो खत्म हो जाना R minus power सम से ओपन करो R minus 6 R minus 6 कंबाइन तो R minus में लेવું પડે R minus 5 માંથી કોશું કરે તો શું થાય एक कोશું કરે તો શું થાય R minus 5 minus 1 કરતા શું થાય R minus 6 कयो सम फाइंड करવાનો R minus 6 तो D of R minus 5 ने પછી આપણે લખીશું D of R minus 6 plus 1 तो जनरल में तो आगे जी रहा है क्या होता है जनरल टर्म प्लस y रेज़ टू n का जनरल टर्म क्या होता है c of r plus 1 equal to c of r plus 2 minus r minus 2r बराबर है। अगर इसको अप्लाई करोगे तो n कौन है तो वो लिखो ना कौन है और दो एक बार तो रेशनल तो बराबर इक्वल टू नेक्स्ट पे देखिए कौन આવશે तो અહીંયા देखो ચાલો ठीक है R minus 5 लेकर तो कंबाइन करवाना R minus 4 શું થશે एक हो गया R minus 4 કરી દેશે પાછળ જાય કે આગળ જાય 10 कंबाइन करो तो R શું થાય 9 देखो શું કરવાનું ને R minus 5 માંથી કોઈ શું કરવાનું શું हां तो તમે જે कंबाइन करो ને the same term R side 15 term में तो R side 14 20 term में तो R side 19 तो R minus 6 term में तो ये उसको करिए तो R side R minus 6 R minus 5 minus तो R minus 6 तो x plus y is to जनरल टर्म आ जाएगा a ने पावर ये कहीं पर चेंज થઈ इसका में n34 R अपने टर्म नंबर राइट एक सेक्टर नंबर फर्स्ट टर्म જેમ કે આનો એક 1 અને y એટલે સેકન્ડ ટર્મ જે આનો x હવે એ હું અપ્લાય કરું જનરલ ટર્મ માં તો n ની જગ્યાએ શું આવશે 13 r ની જગ્યાએ r minus 6 x ની જગ્યાએ 1 તો 1 વાળો પાવર 1 પર લખતો નથી y ની જગ્યાએ x અને એનો પાવર r એટલે કોણ r minus बराबर आ तो हमारे जो r minus 0 का कम लेवल तो r minus 1 r minus 0 हमारा r
टोटल ना बराबर થાય એટલે r પ્લસ n માઈનસ કોના બરાબર થાય n ના બરાબર એના પ્રમાણે ચાલીએ r માઈનસ 6 r आया पीछे कोई प्रॉपर्टी के सब बराबर जिनका हो गया वो लोग 34 करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गया है पर फिर वापस 34 सर मैंने कर दिया अभी हो गया भाई 33 क्वेश्चन में आया सबका 14 किसी का डाउट आइए ना 14 सर आइए हमारा सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्रमाणे
एक बार 30 सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर 30-40 अगर 30 सेकंड। देखो 30 सेकंड क्वेश्चन में कैसे दिया हमें, if in the expansion of 1 plus x raised to m, if in the expansion of 1 plus x raised to power m into 1 minus x raised to n, the coefficient of x and x square, coefficient already given है, कौन है 3 और माइनस एक। आपको पूछा गया है कि m की वैल्यू फाइंड करो, वैसे m और n दोनों की वैल्यू फाइंड करना समझ लो। अब यहाँ पर दो एक्सपांशन को मल्टीप्लाई करने को बोला है, कोई पर्टिकुलर एक्सपांशन की बात कर रहे, दो एक्सपांशन, और उसमें भी सिर्फ क्या चाहिए, x और x स्क्वायर। इसका एक्सपांशन मुझे लिखवा सकते हो आप, क्या होगा पहला टर्म जीरो, फर्स्ट टर्म जनरल टर्म की बात नहीं करो, एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म, तो कोई भी पावर नहीं होगा तो लिख दे रहा, x का पावर 0, उसके बाद चलता रहेगा, बस उसके आगे नहीं चाहिए मेरे को। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जाना है उनको, तो एक्सपेयर तक ही मतलब है अपने को। ऐसा नहीं कि नहीं है, टर्म है, बट लिख नहीं रहा हूँ, है ना, फालतू जगह मेहनत नहीं करते। इसका एक्सपांशन फर्स्ट टर्म NC0 माइनस साइन लगेगा और आगे जरूरत नहीं है। फिर वापस अगर आता तो माइनस का टर्म आता है ना, प्लस माइनस। इसके अंदर टोटल कितने टर्म होंगे, इसके अंदर टोटल और दोनों मल्टीप्लाई में तो बहुत सारे टर्म होंगे। किसी होते हैं बोलते हैं m+1 into n+1 टर्म्स होता है, राइट। बट हमें सिर्फ क्या क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर। तो मुझे बता दो इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x कहाँ आएगा, इसकी वैल्यू कितनी 1, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ क्या ढूंढ रहे हो, अपने x ढूंढ रहे, x वाले टर्म ढूंढ लेते बस इसमें से। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट माइनस NC1, इसकी वैल्यू 1 ना, NC1 की वैल्यू माइनस NC1 तो माइनस है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, इसके साथ, इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट NC1, मैं पूरा लिख रहा हूँ एक बार, कोएफिशिएंट ऑफ x MC0 into NC1 माइनस में प्लस MC1 into NC0, दो जगह पर x लिख रहे हैं आपको, दिखा सबको। MC0 की वैल्यू NC0 की वैल्यू, MC1 की वैल्यू NC1 की वैल्यू, पहले प्लस वाला टर्म लिख देते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या आया x, जो हमें पहले से दिया हुआ है, वो कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3, जैसा कि m माइनस n किसके बराबर है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते नहीं, ये जैसे सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मुझे सिर्फ x से मतलब है और किससे मतलब नहीं, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ उतना दिया है। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको x दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x⁻1 का, MC0 into NC1 माइनस के साथ, फिर यहाँ आ गया, ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, तो MC1 into NC0, तो वो लिखा प्लस MC1 into N, ठीक है, ओके। अब चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आपको बाजू वाला ये ऊपर वाला समझ में आया होगा तो ये आप लोग आंसर दोगे, यहाँ से चालू करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा MC0 into NC2,
ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, माइनस MC1 इंटू MC1। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इसके साथ, तो प्लस MC2 इंटू MC0 की वैल्यू तो 1, MC2 मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू MC1 इंटू MC1 तो माइनस mn, फिर MC2 MC0 की वैल्यू 1, MC0 की वैल्यू, और ये पूरा का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। कितने अननोन है आपके पास, 2, तो कितने रिलेशन के, आगे 2 रिलेशन, इन दोनों को सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n भी आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ पूछा है m, तो किसको हटा लेते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m-3। यहाँ पर n को क्या लिख सकता हूँ, m-3, वो n को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ना, जिसमें n की जगह पर अब m-3 पुट करके आप लोग सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर ले। पर ये क्वेश्चन लिख भी लो, कैसे करना है ये थोड़ा अलग है, और फिर 32 हो जाए, ये 32 हो जाए ना, फिर आपको 42 करना है, थोड़ा इसके जैसा ही काफी कुछ पर करिए। इसको पहले m की वैल्यू फाइंड कर लो एक बार,
आया इसका जो है इसका तो आगे होगा सबका। देखो जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों का 42 और 43 है ना, काफी कुछ सिमिलर ही है। तो उसमें से मैंने कौन सा बोला 42 42 आपको क्या बोले 1 + 2a⁴ और 2 - a⁵ अब इसका और भी एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक तो क्या, मतलब एक स्टेप कम करना पड़ेगा। इसका जनरल टर्म आप बता सकते हो मुझे, क्या होगा इसका जनरल टर्म? जनरल टर्म यहाँ पर देखो ना, सब लोग एक बार इसमें कर सकते हैं। एक तो एक्सपांशन वाला जो बाजू में किया था, राइट। एक मैं दूसरा जनरल टर्म से इसको बताता हूँ। इसका जनरल टर्म बताऊँ, 40 ऑफ r 1 नहीं लिख रहा हूँ, तो 2a का पावर 2a⁴ सही है, राइट। इसका जनरल टर्म
अब R मत यूज करो, R ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और कोई वेरिएबल यूज कर, R1 यूज कर लेते हैं। 5t of R1 into, और इसमें x को भी काउंट करना पड़ेगा, 2 है, इसमें इसलिए काउंट नहीं करते कोई 1 था, तो 2 का पावर 5 माइनस R1 इंटू ये माइनस है, अगर आपने माइनस लेना भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। माइनस a का पावर R1, करेक्ट। ये और ये मल्टीप्लीकेशन में इसके जनरल टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या आएगा, सारे कांस्टेंट को साथ में लिख लेता हूँ। 4t of R 2 का पावर R, 5t of R1 2 का पावर 5 माइनस R1, यहां पर ये -1 का पावर भी R1, ये अभी सब कुछ क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट। अब a का पावर क्या बचा, a का पावर R प्लस R1, a का पावर R और यहाँ पर a का पावर R1, बेस से में का पावर का एडिंग, ये सब ठीक है। दोनों का क्या किया, जनरल टर्म लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी अपने को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये 2 को भी साथ में लिख लेता हूँ और थोड़ा प्रॉपर में भी लिख लेते हैं। 4c of R इंटू 5c of R1 2 का पावर 5 प्लस R माइनस R1, -1 का पावर R1, a का पावर R प्लस R1, ये इस पूरे का जनरल टर्म हो गया। अब देख लेते हमें क्या चाहिए। अभी भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ी कि नहीं किए, बट अभी तो कहता था कि एक ही एक्सपांस होना था, इसमें एक था 2 एक्सपांस, बस इतना ही फर्क है, राइट। अब आपको a का पावर क्या चाहिए, a का पावर क्या चाहिए 4, कोई क्वेश्चन में क्या पूछा, a का पावर क्या चाहिए 4, तो इसका कि R प्लस R1 को क्या होना पड़ेगा 4, R प्लस R1 को क्या होना पड़ेगा 4। अब देख लेते हैं R प्लस R1 4 कब कब हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, R0 R1 4, R1 3, R2 R1 B 2, R3 R1 B 1 और R4 तो R1 0। R या R1 नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो इसका ये समझ आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या पता चला इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स 5, इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स 5, इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने, इसके 5 टर्म और इसके 6 टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो कितने टर्म्स होंगे टोटल 30, टोटल कितने टर्म्स होंगे 30। उस 30 में से सिर्फ 5 ही ऐसे टर्म है, क्योंकि 5 ही कैसे बने ना, इस 30 में से 5 ऐसे टर्म्स होंगे जब a का पावर कितना आता होगा 4, कितने टर्म्स में a⁴ आता होगा 5 टर्म, आपको 5 टर्म चाहिए थे, तो अब आप लोग को सारी पॉसिबिलिटी मिल गई। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखते जाते, पहली वैल्यू r = 0 और r1 = 4 यहाँ रख दो, r की जगह पर 0 तो 4 से 0 की वैल्यू 1, 4 से 0 की वैल्यू 1, फिर 5c of 4, 5 से 4 किसके बराबर 1 तो 5, 2 का पावर 5 प्लस R माइनस R1, R0 R1 4, तो 5 माइनस 4 1, तो 2⁴ तो 2 ना, -1 का पावर R1, R1 4 है तो -1 का पावर 1 ही हो जाएगा, ये ठीक है। अब दूसरे केस पे चले जाते, इस वाले पे R1 3, R1 41 4, फिर R1 3, 5c3 और 5c2 सेम होता है, 5c2 10, फिर 2 का पावर 5 प्लस 1 माइनस R1, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 2�3, 8 -1�3, -1 6 को माइनस कर लेते, ये दूसरा केस। तीसरे केस में चले जाते हैं, प्लस इस वाले पे R2 R1 B2, R2 4c2 की वैल्यू 6, 4c2 की वैल्यू 6, R1 2 5c2 की वैल्यू 10, 2 का पावर 5 प्लस 2 माइनस 2 तो 5 बचेगा, 2⁵5 32, -1 का पावर 2 प्लस होगा, इवन पावर है,
सही है। फोर्थ केस पे पहुंच गया, प्लस r की जगह पर 3, 4c3 की वैल्यू 4, r1 की जगह पर 1, 5c1 की वैल्यू 5, 2 का पावर 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 1 7, 2 raised to 7, 2 raised to 7 128, 2 raised to 7 128 ना। फिर r1 कितना लिया था 1, तो माइनस 1 का पावर r1 माइनस 1, माइनस आ जाएगा। लास्ट वाला केस r4 r1 0, r4 4c4 5c4 और फिर 5c0 1, 2 का पावर 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 0 9, 2 raised to 9 5 1 2, माइनस 1 का पावर 0 1, 0 रखोगे तो माइनस 1 0 1 ही हो जाएगा। ये आपके 5 केस हो गए। ये समझ आ गया सारे? क्या किया मैंने, वापस वही किया जो जनरल टर्म हम हर जगह लगाते हैं। बस ये था कि बाकी सब में आप लोग एक ही जनरल टर्म लगाते हो, मतलब एक ही एक्सपांशन की बात होती है। इसमें 2 एक्सपांशन है तो मैंने दोनों का जनरल टर्म ले लिया। फिर एक वेरिएबल ये था, एक को साथ कर लिया। फिर जो भी पूछा था, जिस इक्वेशन ने पूछा था कि r प्लस r1 को क्या होना चाहिए 4, a⁴ का क्वेश्चन पूछा है ना, तो r प्लस r1 4 अब कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कितने केस लिखे 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक्सपांशन में टोटल 30 टर्म्स होंगे। उस 30 में से 5 ऐसे टर्म मिलेंगे अपने को जहां पर a का पावर 4 आता होगा, तो सारे टर्म को साथ करना पड़ेगा ना, राइट। ये समझ आया, 5 टर्म a⁴ होने का मतलब कि इधर इसके 30 टर्म होंगे तो एक आध टर्म 10 a⁴ होगा, थोड़ी देर के बाद एक आध टर्म 20 a⁴ होगा, थोड़ी देर के बाद माइनस 40 a⁴ होगा। तो a⁴ का कोएफिशिएंट के लिए सबको साथ करना पड़ेगा ना आपको, तो वही केस साथ कर दिया सबको। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, ये 320 ना, ये कितना होगा 1920, इसका फिर देखो माइनस 2560 प्लस 512 पूरे पर देखो। आंसर देख के बस नहीं बता रहा, कितना आ रहा है -438। तो आप लोगों को देखो वही फाइंड करना था, तो आंसर कितना आ गया -438। तो मेरे हिसाब से वो पूरा एक्सपांशन करना लंबा है, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस पर इसलिए एक्सपांशन से जल्दी हो गया बिकॉज वही टर्म देखने थे x और x², तो कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता, जनरल टर्म यूज करो या एक्सपांशन कर लो, उसमें फर्क पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन फिर 43 फिर घर पे वो प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। फिर इसके अंदर अलग टाइप का क्वेश्चन में है ये 36, 37, 39, ये तो कल ही किया था क्लास, याद है ना? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 40 पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ, कौन कौन से टर्म लेने को बोला है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन से 3 टर्म लेने को बोला है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और फिर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन की बात चलिए, पता है ना आपको कौन सा 40। उसमें आपको 1 + x⁴n का एक्सपांशन की बात हो रही है, उसका सेकंड टर्म बताना। इसका सेकंड टर्म बताओ क्या लिखो। सेकंड टर्म के लिए r को क्या लेना पड़ेगा, r को क्या लेना पड़ेगा 1, तो सेकंड टर्म के लिए r को 1 लेना पड़ेगा, सही है। फिर NC1 सही, ये आपका कौन सा हुआ सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म भी बताओ, R/2, ठीक है। NC2 x⁴2, ओके। फिर फोर्थ टर्म NC3 x⁴3, NC3 x⁴3, ये ठीक है।
कौन से 3 टर्म आए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये तीनों टर्म के कोएफिशिएंट उन्होंने बोले एपी में। If the coefficient of the second, third and fourth terms in the expansion are in AP, coefficient है प्रीमा, coefficient में तो सिर्फ क्या कंसीडर करोगे? NC1, तो मतलब क्या दिया हुआ है? NC1, NC2, NC3 are in AP, AP की कंडीशन तो 2B मतलब ये B ना, ABC अगर AP में है तो कंडीशन क्या है? ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये होता है। ABC AP का मतलब क्या होगा? B माइनस से उतना ही होगा ना जितना C माइनस B होगा, तो 2B किसके बराबर? A प्लस C। ये लिखा मैंने, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इनकी बात देखिए, अननोन है तो वही ढूंढना होगा ना। तो अब सोल्व कर लेते हैं। NC2 को क्या लिखोगे? बाई 2 into 1, NC1 किसके बराबर? N, NC1 किसके बराबर? N, NC3 डिवाइड बाई 3 into 2 into 1, ये 2 और ये 2, यहाँ से क्या कॉमन कैंसिल हो जाएगा? N में क्या बचा? N minus 1 is equal to 1 plus N minus 1 into divide by, ये ठीक है? 3 into 2 6 ना, ये 1 को शिफ्ट करते हैं तो N minus 1 minus 1, फिर ये 6 को एलसीएम ले लेता हूँ तो 6N minus 12, 6N minus 12 और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो N स्क्वायर माइनस 3N प्लस 2, सबको साथ में ले लेते हैं तो N स्क्वायर माइनस 9N प्लस 14, दो फैक्टर दिख रहे हैं N माइनस 7 और N माइनस 2, तो N इक्वल टू 7 और N इक्वल टू 2, पर N इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर N 2 होता तो नंबर ऑफ टर्म 3 ही होते, तो चौथे टर्म की बात कहाँ से आती? जिससे N2 पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ N इक्वल टू वो रेशियो क्यों दिया हुआ? गांधी वो तो 40 में, वो 41 में 41 में वो भी कर रहे हैं। ये क्लियर है? समझ आई है? किसी को डाउट इसमें? ठीक है। अब वैसा ही थोड़ा सा क्वेश्चन है 41, पर इससे अच्छा 41 क्या दिया? 41 क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म। अब जैसे इसमें कंसेक्यूटिव टर्म आपको दिया था सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें वो नंबर नहीं दिया था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकते हो। तो आपको जनरल 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेने, तो कौन से 3 टर्म लोगे? R plus 1, R plus 2, या तो R minus 1, R plus 1, ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 41, द कोएफिशिएंट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। किसके 3 कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो रही है? 1 प्लस x प्लस 1। मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले रहा हूँ, r माइनस 1 टर्म, r टर्म, r प्लस 1 टर्म, वो आपकी इच्छा, r प्लस 1 और r प्लस 2 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे r माइनस 1 टर्म लेना है तो मुझे जनरल टर्म में r को क्या रखना है? r माइनस 2, तो NC ऑफ r माइनस 2 इंटू x का पावर 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 का पावर 1 है। अब r टर्म ढूंढना है तो r को क्या रखोगे? r माइनस, तो क्या होगा? NC ऑफ इंटू x का पावर, फिर r प्लस 1 टर्म ढूंढना है तो r को क्या रखोगे? तो NC ऑफ r इंटू x रेज़ टू r।
कितना आएगा? अब क्वेश्चन में क्या दिया वो देखते हैं। ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट खत्म। अब क्या दिया कि तीनों का जो रेशियो है कोएफिशिएंट का वो कितना है? तो मतलब क्या दिया हुआ है? NC of R-2 is to NC of R-1 is to NC of R equal to 1 is to 7 is to कितने अननोन है? दो। तो कितने रिलेशन थे? तो दो का रेशियो को कंसीडर कर लेते हैं। NC of R-2 अपॉन NC of R-1 को क्या लिख सकते हैं? 1/7 ना। और उसी तरह से दूसरा NC of R-1 अपॉन NC of R इक्वल टू 7/1/6। बाइनोमियल यहाँ तक था। अब PNC चालू हो गया, मतलब NC of R की फॉर्मूला मतलब PNC तो ठीक है। PNC का वर्ड प्रॉब्लम नहीं, बट वो NC of R का फॉर्मूला वाला। तो NC of R-2 की फॉर्मूला बताओ क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R-2 फैक्टोरियल n minus R plus divide by NC of R-1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय किसके इक्वल है? 1/n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो? बड़े नंबर को R-1 बड़े R-2 तो R-1 पे रिड्यूस करोगे R-2 का फैक्टोरियल हो गया होगा। n minus R plus 1 बड़ा है n minus R plus 2 बड़ा है, क्या लिखोगे? हो गया होगा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7R minus 7 इक्वल टू n minus R plus 2, तो 8R इक्वल टू n plus 9। एक रिलेशन हो गया R और n के बीच में। तो एक रिलेशन से काम दूसरा रिलेशन वहां से निकाल लेते हैं। इसमें सेम फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R minus 1 फैक्टोरियल इंटू n minus R प्लस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू इज इक्वल टू ये और ये R बड़ा है R minus 1 बड़ा, तो R फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? n minus R plus 1 बड़ा है n minus R बड़ा वो कट हो गया होगा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6R तो 7R इक्वल टू n plus 1। ये सेकंड रिलेशन आ गया। किसी भी एक वैल्यू को उठा के उसमें डाल देते हैं। n कितना? 8R minus 9, या तो यहाँ पर लिख देता हूँ 8R इक्वल टू क्या था? n plus 9 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ना, ये n और n 7R minus 8R minus R 1 minus 9, तो R इक्वल टू 8। R की जगह पर अगर 8 रख ले यहाँ पर है ना, 8 7 जा 56 में से 1 माइनस हुआ 55, n इक्वल टू 55, n और R माइनस अगेन 50 और R आया समझ में। तो वैसे ही लास्ट में 44 क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो मुझे दिखते तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये CPP1 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। जो अलग था वो भी मैंने बता दिया। तो CPP1 भी कंप्लीट करो और PNC में आ गए और 3 से क्वेश्चन जो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी।
इधर पढ़ाई करेगा मतलब कॉमन लोग हैं ये होती है इतना नहीं शायद नहीं बस कर ले अगर जरूरत लगी तो मैं तेरे को फोन करूंगा, वरना मत करना भाई कल पढ़ना बहुत है तो बात नहीं उठाना